नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मुगल काल के संदर्भ में पानीपत का युद्ध, शेरशाह सूरी की उपलब्धि और कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में मनसबदारी और जागीरदारी, जो कि मुगल प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ थंबनेल में दिखा भी होगा कि यूपीएससी 2011 में इससे एक प्रश्न आया था। उस प्रश्न को भी हम लोग वीडियो के जो दूसरे हिस्से होंगे उसमें चर्चा करेंगे। तो पहला हिस्सा जो शुरुआत होगा उसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था कैसे प्रारंभ होता है और उसका जो पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, उसका बेसिक जानेंगे और उसके बेसिक को जानने के बाद जो प्रश्न आपको यहाँ पे थंबनेल में दिखा था उस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस कर देंगे और इस तरह से आज का ये टॉपिक जो है हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए एक एक करके हम लोग यहाँ पे प्रस्तावना से समझने का प्रयास करते हैं कि ये मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था जो है वो मुगल काल में कितना अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किए हुए था या इसका क्या भूमिका था उस समय। तो यहाँ पे प्रस्तावना में कहता है, भारत में मुगलों के अधीन मनसब और जागीर की व्यवस्था अचानक सामने नहीं आ गई, समय के साथ साथ उनका धीरे धीरे विकास हुआ। तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है फर्स्ट लाइन में कि ऐसा नहीं है कि मनसबदारी जागीरदारी जो हम मुगल प्रशासन के अधीन पड़ रहे हैं वो पहली बार मुगल काल में ही देखने को मिलता है। इसी के जैसा व्यवस्था आपको दूसरे जगह भी देखने को मिलेगा और वहां जो व्यवस्था था उसी को थोड़ा बहुत बदल के यहाँ पे भारत में लागू किया जाता है, ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे पश्चिम एशिया से ये ग्रहित की गई थी और भारत के तात्कालिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इसमें बदलाव किया गया था। तो इस तरह से मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था विश्व के दूसरे हिस्से में भी प्रचलित है, या हम कह सकते हैं इसी के जैसा कुछ व्यवस्था था जो कि पश्चिम एशिया में प्रचलित था, उसको भारत में यहाँ पे लाया गया और भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको यहाँ पे क्या किया गया, परिवर्तन करके लागू किया गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो संविधान है विश्व के अलग अलग संविधानों से प्रभावित है और उनके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको भारत के संविधान में शामिल भी किया गया है। तो इस तरह से भारत के संविधान में जो भी प्रावधान को शामिल किया गया है उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हुए शामिल किया गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था जो हम मुगल प्रशासन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार मुगल प्रशासन में ही देखने को हमको मिलेगा। ये जो है पश्चिम एशिया से लिया गया था और उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन किया गया और उसके बाद इसको यहाँ पे लागू किया गया। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपके पृष्ठभूमि में लिखने में हो सकता है कुछ सहायता करे। आगे हम लोग मनसब व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो बोला जाता है मनसब का जो अर्थ होता था वो होता था स्थानीय पद। जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं ना कि प्रशासनिक व्यवस्था में कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, उसके बाद आपका डिप्टी कलेक्टर होता है, एसडीओ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पद होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो उसी तरह से ये एक क्या था, पद या ओहदा था। इस प्रकार या मुगलों की मनसब व्यवस्था में ओहदा या पद को क्या कर रहा था, इंगित कर रहा था। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं मनसब व्यवस्था क्या था, ये एक पद को बताता था या एक ओहदा को ये क्या कर रहा था, बता रहा था। बाबर के समय मनसबदार के बजाय दूसरा पदावली उपयोग होता था, इसको हम लोग वजहदार के नाम से जानते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट को आपको समझना होगा और इसका पृष्ठभूमि को समझना होगी कि कैसे ये पहले दूसरा रूप था और इसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है और मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया जाता है। तो बाबर के समय कहा जा रहा था कि जिसको हम लोग अकबर के समय मनसबदार कहेंगे उसको बाबर के समय क्या कहा जाता था, वजहदार कहा जाता था। तो मनसबदार और वजहदार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो यहाँ हम लोग को मनसबदार के बारे में पढ़ना, वजहदार के बारे में नहीं पढ़ना, इसलिए वजहदार के बारे में हम लोग ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है, मनसब व्यवस्था से कुछ मामलों में वजहदार जो था वो अलग था। क्या अलग था या क्या डिफरेंस था, अभी उतना है ना जाने का कोई आवश्यकता नहीं है डिटेल में। आगे लाइन में बोलता है, अकबर अपने सैनिक और नागरिक अधिकारियों को उनकी योग्यता और राज्य के लिए की गई सेवाओं के आधार पर मनसब प्रदान करता था। तो अकबर जो ये पद देता था किसी को भी, चाहे वो अपना सेना हो उसको देता होगा या नागरिक जो अधिकारी होते थे उनको ये पद देता होगा। जैसे कि अभी होता है ना कि किसको कमिश्नर बनाया जाए, डिप्टी कमिश्नर बनाया जाए, एसपी बनाया जाए, डीवाईएसपी बनाया जाए, एसआई बनाया जाए, इसके लिए क्या होता है, एग्जाम होता है या प्रमोशन होता है, तब जाके आप यहाँ पे कमिश्नर वगैरह बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा था कि अगर किसी को मनसब दिया जाना है तो उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलता है कि कोई भी सैनिक हो या नागरिक अधिकारी हो तो उसका योग्यता यहाँ पे है ना तय किया जाता था, उनका क्या योग्यता या क्राइटेरिया हो, इसके आधार पे हम कितना मनसब देंगे। तो एक तो योग्यता होता था, दूसरा ये देखा जाता था कि राज्य के लिए वो व्यक्ति क्या किया। अगर आप मुगल प्रशासन के विस्तार के लिए या मुगल है ना शासन के लिए कुछ किए, मुगल राजाओं के लिए कुछ किए, तो हो सकता है उससे प्रभावित होकर आपको कुछ मनसब दे दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप मुगल प्रशासन के लिए कुछ किए हैं
तब आपको मनसब दिया जा सकता है, या आपने कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ योग्यता है, आपका क्वालिटी है कुछ, तो आपको मनसब प्रदान यहाँ पे किया जा सकता था। आगे बोला जा रहा है अधिकारियों का स्तर निर्धारित करने और अपने सैनिकों को वर्गीकृत करने के लिए वो मोटे तौर पर चंगेज खां के सिद्धांतों से प्रेरित था। कहने का मतलब है अभी हम क्लासिफाई करते हैं ना, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, उसको हम लोग अलग अलग यहाँ पे करके देखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे कमिश्नर है, एक हायरार्की बनाते हैं, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, तो इस तरह से जो हायरार्की बनता है या किसको कौन सा पद दिया जाए, ये चीज के लिए वो किससे प्रभावित था? चंगेज खां से। तो वही चीज बोल रहा है अधिकारियों का जो स्तर निर्धारित होता था, हायरार्की जो निर्धारित होता था, उसको करने के लिए, अपने सैनिकों को वर्गीकृत करने के लिए वो मोटे तौर पे किसके सिद्धांत को अपना रहा था? तो चंगेज खां के सिद्धांत को अपना रहा था। अब चंगेज खां का क्या सिद्धांत था उसको देख लीजिए। तो बोलता है चंगेज खां के सेना संगठित थे दशमलव व्यवस्था के आधार पे। तो जैसे दशमलव व्यवस्था के आधार पे चंगेज खां सेना संगठित था, उसी तरह से अकबर भी अपने सैनिकों को यहाँ संगठित करने का प्रयास कर रहा था। सबसे छोटी इकाई 10 घुड़सवार शामिल होते थे। एक यूनिट होता है ना, तो सबसे छोटा यूनिट होता था, उसमें 10 घुड़सवार होते थे, और उसके बाद 100, 1000 और इस प्रकार की संख्या बढ़ती जाती थी। अबुल फजल तो यहाँ पे बताता है कि अकबर के मनसबदारों की 66 श्रेणियां बनाई गई थी, जिसमें 10 घुड़सवारों से लेकर 10,000 घुड़सवार तक के नायक शामिल होते थे। यानी कि ऐसे ऐसे उस मनसबदारी में होते थे, या मनसब या ओहदा होता था, जिसमें से छोटे ओहदे वाले व्यक्ति होते थे, जिसमें हम कह सकते हैं जिसके पास 10 घुड़सवार होते थे, या नहीं तो सबसे बड़ा ओहदा वाला होता था जिसके पास 10,000 घुड़सवार होता है। जैसे सेना में ही आप जाइए या पुलिस व्यवस्था में जाइए, जैसे सिपाही होता है, सिपाही सबसे, एक तरह से हम कह सकते हैं सबसे लोएस्ट ग्रेड का होता है। इसी तरह से हायरार्की अगर आगे जाते जाइएगा तो ऊंचे ऊंचे पद आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि सबसे छोटी इकाई जो होता था वो 10 घुड़सवारों का होता था, और सबसे बड़ा इकाई जो होता था वो 10,000 घुड़सवारों का होता था। तो इस तरह से ये मनसब दिया जाता था। यहाँ पे बोलता है पर अबुल फजल ने केवल 33 श्रेणियों का नामोल्लेख किया है। तो यहाँ पे कहीं 66 यहाँ पे आना मिलता है, कहीं पे आपको क्या क्या जाता है 33 मिलता है। तो यहाँ पे बोला है 33 श्रेणी बनाई गई थी ऐसा बोला, लेकिन नाम कितना का मिलता है? तो सॉरी 66 श्रेणियां बनाई गई थी, यहाँ पे ये अबुल फजल द्वारा बोला गया, लेकिन नाम अबुल फजल कितना का देते हैं? तो मात्र 33 का ही देते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है मनसब 3 चीजों पर संकेत करता था। आखिर मनसब से हमको क्या पता चलता है? जैसे हम कह रहे हैं किसी को डिप्टी कमिश्नर, तो डिप्टी कमिश्नर से कहने से हमको क्या पता चलता है, वही सारा चीज यहाँ पे आपको बताने का प्रयास है। कम से कम दिमाग में इतना तो हो रहा होगा, जिला अधिकारी यानी जिला के राजस्व का हेड होता है, इस तरह से और भी बहुत सारे प्रशासन का वो हेड होता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम मनसब कह रहे हैं तो, या किसी का मनसबदारी की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, तो उससे हमको क्या क्या जानकारी मिलेगा वो चीज आपको यहाँ पे बताया गया। तो 3 चीजों के बारे में हमको उससे क्या होता है, मनसबदारी से है ना पता चलता है। पहला, इसके धारक यानी मनसबदार की पदानुक्रम, क्या उसका हायरार्की क्या, जैसे कि अगर हम कहें डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, दोनों में हायरार्की में कौन आपका अधीनस्थ है? तो हम जानते हैं डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वो नीचे होते हैं, कमिश्नर जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं। और इसे यहीं में तीसरा नाम अगर जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पे है ना आपका डिप्टी कलेक्टर अगर जोड़ देंगे, तो डिप्टी कलेक्टर है ना वो क्या होता है? सबसे नीचे होता है। इन तीनों में कमिश्नर होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, फिर डिप्टी कलेक्टर होगा। तो इस तरह से सबसे नीचे हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर। तो इस तरह से यहाँ पे जो पदानुक्रम है वो हमको पता चलता था मनसबदारी व्यवस्था से। दूसरा है इसके धारक का वेतन निश्चित होता था। अब देखिए डिप्टी कमिश्नर का वेतन कुछ अलग होगा, कमिश्नर का वेतन कुछ अलग होगा, और हम लोग जिसको यहाँ पे आपका वीडियो सीईओ यहाँ पे बोल रहे हैं जिसको डिप्टी कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जो होते हैं उनके वेतन कुछ अलग होंगे। तो इस तरह से मनसबदारी से हमको उनका निश्चित वेतन जो है वो हमको पता चलता था। इससे धारक द्वारा एक खास संख्या में सेना और घोड़े और हथियार रखे जाने की भी निर्धारित होती थी। तो इस तरह से एक पावर पता चलता है ना, डीसी का क्या है, आपका वीडियो का क्या है, सीओ का क्या है। तो इस तरह से यहाँ पे बोलता है अगर किसी का मनसबदारी आपको या मनसब पता चल जाए तो आप ये जान सकते हैं कि उसके पास कितने संख्या में घोड़े हैं और उनके पास कितना हथियार रखे जाने का उसको अनुमति मिला है। तो इस तरह से 3 चीज के बारे में मनसब पद से आपको पता चलता है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो उसका ओहदा या पदानुक्रम पता चलता है, दूसरा उसका वेतन पता चलता है, और तीसरा वो कितने संख्या में घोड़े और हथियार रख सकते हैं ये पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मनसबदारी होता है उसमें 2 पद होता है। तो 2 पद होता है, पहला पद को यहाँ पे जात बोलते हैं और दूसरा पद को यहाँ पे क्या बोलते हैं? सवार। यानी जब भी आप कोई मनसब का पद का उल्लेख कीजिएगा तो उससे 2 चीज का जानकारी हमको मिलता है, एक जात का और दूसरा सवार का। अब देखिए जात क्या है और सवार क्या है। आरंभ में मनसबदार का पद व्यक्तिगत वेतन और उसकी सेना का आकार एक संख्या द्वारा ही घोषित होता था। यानी कि यहाँ पे उसका जो वेतन होता था और सेना का जो आकार होता था उसको एक संख्या में ही उसको घोषित कर दिए जाते थे। जैसे यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति 500 का मनसब प्राप्त करता है तो उसके 500 सैनिक रखने पड़ते थे, और उसे इस सेना के रख रखाव, इस सेना के
इस सेना के रख रखाव के लिए भत्ता दिया जाता था। कहने का मतलब है वेतन भी और आपका जो घोड़े का संख्या जो होता था वो दोनों क्या होता था, बराबर होता था। वो चीज यहाँ पे दिया गया है। आगे यहाँ पे बोलता है इसके अतिरिक्त अनुसूची के अनुसार उन्हें व्यक्तिगत वेतन भी प्राप्त होता था। मतलब कहने का मतलब है आपका पद अगर ऊंचा है तो हो सकता है कुछ जैसे होता है ना कि पे लेवल अलग अलग होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको दिया जाता होगा कुछ व्यक्तिगत वेतन के रूप में। अपने पद के अनुरूप उन्हें कुछ खास जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती थी। तो जैसे अभी आप प्रशासनिक की व्यवस्था को देखते हैं, बस समझ लीजिए कि कुछ उसी प्रकार से उस समय का मुगल प्रशासन का यह मनसबदारी व्यवस्था था, जिसमें अलग अलग पद होते थे और उस पद की अलग अलग जिम्मेदारियां होती थी, उनका अलग अलग वेतन होता था, उनके अलग अलग घोड़े रखने की संख्या या हथियार रखने की संख्या की अनुमति होती थी। आगे यहाँ पे बोलते हैं कुछ समय बाद मनसबदार का पद जो है एक की जगह दो संख्याओं द्वारा घोषित होने लगा। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआती समय क्या देखने को मिलता था, मनसबदार निजात और सवार दोनों एक ही संख्या होते थे, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे यहाँ पे दो संख्या का उल्लेख होता है। यहाँ पे पहला जात का, दूसरा यहाँ पे सवार का। यह शुरुआत संभवतः यहाँ पे 1595 और 96 यानी अकबर के अंतिम काल में यहाँ पे हो रहा था। इनके शासन के अंतिम काल के दौर में ये किया गया था, अकबर के समय में हुआ था। जात में बोलता है मनसबदार की व्यक्तिगत वेतन यहाँ पे तलब, खास और पदानुक्रम से उसकी हैसियत और स्थान का निर्धारित होता था। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत में एक ही नंबर दिया जाता था, बाद में इसको 2 नंबर दिया गया और 2 नंबर में पहला जो नंबर होता था वो जात का होता था और जात उसका क्या बताता था, व्यक्तिगत वेतन, उसका वेतन कितना होगा, और दूसरा उसका हायर की पदानुक्रम। जैसे कि आपको बताया कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अगर अभी हम बोल रहे हैं तो कमिश्नर ऊपर पद वाला होगा और डिप्टी कमिश्नर जो होगा वो निचला पद होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बताया जा रहा है अकबर के काल में ही 1595-96 में किया गया था। दूसरा यहाँ पे देखिएगा तो सवार के बारे में यहाँ पे कहा गया है। सवार क्या है, तो सवार के बारे में कहा जा रहा है मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घोड़े और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। तो नाम में ही पता चल रहा है सवार, तो जात बताएगा आपका वेतन और पदानुक्रम यानी ओहदा, और सवार बताएगा घोड़ों की संख्या या घुड़सवारों की संख्या। इस सेना जिसको यहाँ पे तबानीनान के रख रखाव के लिए दे राशि तय की जाती थी, और ये घोड़ा के लिए आपको कितना देना है या घुड़सवार के लिए कितना पैसा देना है, ये चीज जो है आपका सवार में यहाँ पे तय किया जाता था। तो इस तरह से शुरुआती चरण में बस इतना याद रखिएगा, मनसबदार में केवल एक ही नंबर होते थे, संख्या एक ही होता था। लेकिन आगे चलते हुए आगे जब अकबर का अंतिम काल आता है 1595-96, तो इसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाता है और जात के लिए अलग संख्या और सवार के लिए अलग संख्या दिखाई जाती है। अब यहाँ पे मनसब जब अलग अलग यहाँ पे हो गया तो मनसबदारी की 3 श्रेणियां हमको 1595-96 में से यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड श्रेणी के यहाँ पे अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट श्रेणी का क्या होता था, एकदम आसान है, जात का संख्या और घुड़सवार का संख्या यानी सवार का संख्या दोनों क्या हो जाएगा, एक होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो ये प्रथम श्रेणी का हो गया। दूसरा क्या हो गया, जात की संख्या यहाँ पे बड़ा होगा और है ना, जात से 50% या 50+% घुड़सवार होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 5000 यहाँ पे क्या हो गया आपका जात का संख्या है, तो ये 50% होगा, यानी कि यहाँ पे 2500 होगा, या 2500 से लेके 5000 के बीच में कोई भी संख्या हो सकता है, यानी 50+ है ना घुड़सवारों की संख्या यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरह से ये सेकंड कैटेगरी का होता है। तीसरी श्रेणी का जो होता था उसमें जात का संख्या तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 5000 ही होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जात जो है 50% से कम घुड़सवार होगा, यानी 2500 से, यानी 2499 जो है यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो 2499 जो है वो आपका क्या होगा, ये लास्ट वाला नहीं है, ये है ना 2499 जो है एक तरह से कह सकते हैं ये अंतिम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 2500 तो 50% हो जाएगा, तो 2448 होगा, 99 होगा, 47 होगा, जो भी होगा, तो इस तरह से 50% से कम होगा, तो वो थर्ड कैटेगरी का मनसबदार के पद में आएगा। अब यहाँ आगे दिया है सवार का पद, जात के बराबर या उससे कम होता है, सवार पद जात से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखे हैं कि जात जो है हमेशा यहाँ पे या तो बराबर है या तो बड़ा है, लेकिन सवार या तो बराबर है या तो छोटा है। इसीलिए बोला है जात हमेशा जो होता था वो बड़ा ही होता था, यहाँ पे है ना जात छोटा नहीं होता था। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है सवार पद जात पद से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ अगर सवार पद बड़ा भी होता था तो पदानुक्रम में मनसबदार की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा करके यहाँ पे दिया गया था। उसको हम बॉक्स बना के यहाँ पे लिखे। बाई चांस अगर मान चलिए 5000 है ना आपका जात है और 6000 आपका सवार है, तो इस तरह से उसके पदानुक्रम में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको 5000 का कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो जैसे यहाँ बताता है 4000 जात और 2000 सवार, संक्षेप में 4000 ही 2000 ही ओहदे का मनसबदार अगर है, तो यहाँ पे बोल रहा जा रहा है 3000 ही है ना, और 3000 ही मनसबदार जात और 3000 ही सवार के मनसबदार से पद में वरिष्ठ होगा
बाद वाले मनसबदार के पास घुड़सवारों की संख्या अधिक है, पर इससे पहले वाले मनसबदार के पदानुक्रम पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जात पद यहाँ पे बड़ा है। तो यहाँ पे किसको देखा जाता है? ये जात को देखा जाता है। इसका जात कितना है? 4000। इसका जात कितना है? 3000। तो पदानुक्रम में कौन बड़ा होगा? 4000 वाला। भले यहाँ पे सवार इसका कम दिख रहा है, इसका सवार ज्यादा दिख रहा है, लेकिन सवार से कोई लेना देना नहीं है। पदानुक्रम जो होगा उसके किसके आधार पे रखा जाएगा? तो जात के आधार पे रखा जाएगा। इसीलिए कहा गया बाद वाले मनसबदार का है ना के पास घुड़सवार की संख्या भले अधिक है, पर इससे पहले वाले मनसबदार के पदानुक्रम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जात का पद जो है वो क्या है? बड़ा है, यानी 4000 है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 4000 2000 मनसबदार वरिष्ठ होगा और 3000 है ना मनसबदार से, यानी कि ये उसके अधीनस्थ होगा। तो चलिए यहाँ पे बेसिक इतना समझ लिए। अब आगे इसके बारे में जो दिया गया उसको यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे एक नियम लागू करता है जहांगीर, जिसको हम लोग दो अस्पा सिंहस्पा के नाम से सिंहस्पा के नाम से जानते हैं। ये क्या है इसको है ना थोड़ा सा देखते हैं। तो बोलता है ये सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, इसको लागू किसके द्वारा किया गया? जहांगीर के द्वारा। कहा जाता है जहांगीर के शासन काल के 10वें वर्ष में यह पद सबसे पहले महाबत खां को प्राप्त हुआ था। यानी दो अस्पा सिंहस्पा जो है सबसे पहले जहांगीर के काल में यहाँ पे महाबत खां जो थे उसको यहाँ पे मिला हुआ था। वस्तुतः दो अस्पा सिंहस्पा ऐसा तरीका था जिसके माध्यम से जात पर या मनसब है ना पदानुक्रम को बदले बिना अतिरिक्त सवार पद प्रदान किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जात को आपको नहीं बदलना। अगर जात जो है 4000 ही रखना है तो 4000 ही रख लीजिए, लेकिन यहाँ सवार का संख्या आप क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ा सकते हैं। तो बस वही चीज में थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन किया गया। इसका रीजन भी अभी आपको हम बताएंगे। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे ये रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा था। इसके माध्यम से जात पद के बढ़ोतरी न करने से राज्य के खर्च में ही बचत होती है। यहाँ पे ही लिख दिया गया है कि अगर हम जात बढ़ा देंगे तो जात से तो उसका पदानुक्रम होगा और वेतन के बारे में पता चलता था। तो किसी का अगर 4000 जात से यहाँ पे क्या कर दिया जाए? 5000 जात कर दिया जाए तो वेतन बढ़ा देना होगा, और वेतन बढ़ा दिया जाएगा तो राजकोषीय बोझ जो है वो बढ़ जाएगा। और सरकार या मुगल प्रशासन कभी नहीं चाहेगी कि अपना राजकोषीय एक तरह से कह सकते हैं बोझ को, राजकोष का बोझ को बढ़ाया जाए। इसीलिए यहाँ पे जात पद को नहीं बढ़ाया जाता था और सवार को ही सिंह अस्पा दो अस्पा करके यहाँ पे बढ़ा दिया जाता था, तो घोड़े की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती थी। जात पद में बढ़ोतरी करने से व्यक्तिगत वेतन के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता था, इससे राजकोष पर बोझ पड़ता था। तो अतिरिक्त बोझ ना पड़े इसलिए दो अस्पा सिंह अस्पा लाया गया जहांगीर के द्वारा, और इस तरह से जहांगीर के द्वारा ये लाया गया तो सबसे पहले किसको दिया गया? महाबत खां को दिया गया। अब चलिए थोड़ा सा बेसिक यहाँ समझ लेते हैं आखिर ये दो अस्पा सिंह अस्पा है क्या। इसको लिखने में आपका जब आंसर लिखिएगा तो वहां पे आप इन सब छोटे छोटे डिटेल को बताइएगा, तो एक तरह से एग्जामिनर जो रहेगा उसको पता चल जाएगा कि आपको कितना बेसिक नॉलेज है और कितना डीपली है ना आप चीजों को समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि एक मनसबदार के पास यदि 5000 जात और 4000 सवार हो का मनसब हो तो उसे 4000 सवार पर दो अस्पा सिंह अस्पा यहाँ पे मिले तो वह दोगुनी संख्या यानी 4000 प्लस 4000 यानी 8000 सैनिक और घोड़ा रख सकता है। यानी 4000 पे दो अस्पा सिंह अस्पा मिला तो यहाँ पे 4 का दुगुना कितना होगा? 8। तो 8000 वो सेना और क्या कर सकता था? यहाँ पे घोड़ा रख सकता था। पहले तो कहा जा रहा था कि जात कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, सवार जो है वो कभी बड़ा होना नहीं चाहिए। अब यहाँ तो क्या हो जा रहा है? देखिए यहाँ पे आपका 4000 सवार से यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 8000, और जात तो इसका कितना था? आपका 5000। तो देखिए ये 5000 से तो ये बड़ा है, और पहले अकबर के काल में कहा जाता था सवार को बड़ा रखना नहीं है। तो ये दो अस्पा सिंह अस्पा ला के यहाँ पे क्या किया गया? इस नियम को थोड़ा सा एक तरह से इससे निकलने का प्रयास किया गया कि हम जात का संख्या बढ़ाए भी नहीं और मेरा सवार का संख्या भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे इसको 8000 अगर जात कर देते तो इसका वेतन को क्या करना पड़ता? बढ़ाना पड़ता, और इससे राजकोषीय घाटा जो है बढ़ सकता था या राजकोष पे बोझ जो है वो बढ़ सकता था। तो इसीलिए यदि 2000 सवार पर केवल 1000 सवार पर दो अस्पा सिंह अस्पा मिला तो 1000 का दुगुना कितना होता है? 2000। तो इस तरह से 4000 में यहाँ पे 1000 इधर चल गया दो अस्पा सिंह अस्पा, और यहाँ पे बच गया कितना हजार? 3000। तो यहाँ पे आपका 1000 का दोगुना हो गया 2000 और यहाँ पे 3000, तो टोटल कितना आपके हो गए? 5000। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 4000 में 1000 बाइफर्केट करके निकालिए, 1000 का सिंह अस्पा दो अस्पा कितना हो गया? 2000, और जब 1000 यहाँ से निकाले तो 3000 ये बचा हुआ था, तो इसका तो 2000 हो गया और इसका 3000, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 3 2 5000। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार बैक करके इस है ना को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सारा चीज को समझने के बाद हम लोग समझते हैं कि इसका नियुक्ति, यानी कि अभी हम बोले ना कि डेप्यूटी कमिश्नर कमिश्नर इसके बारे में आप जान लिए, अब जानते हैं कि इनका नियुक्ति और पदोन्नति आखिर प्रमोशन होता कैसे था। तो नियुक्ति के बारे में दिया गया है। नियुक्ति के लिए वृहद प्रक्रिया अपनाई जाती थी जिसमें दीवान बख्शी और
अन्य लोग शामिल थे। प्रशासन हम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ लिए होंगे, ताकि ये चीज समझने पे आपको आसानी हो। तो इसके बाद सम्राट के पास नियुक्ति के लिए नाम भेजा जाता था। तो यहाँ पे नाम में है ना कौन शामिल होते थे, दीवान बख्शी और अन्य लोग शामिल होते थे। कौन इसका नियुक्ति करेगा, यानी इन मनसबदार का। जब ये लोग नाम रिकमेंडेशन कर देते थे तब भेजते थे किसके पास, सम्राट के पास। नियुक्ति के बाद वजीर की मुहर लगा फरमान जारी किया जाता था और इस तरह से किसी को भी मनसब यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता था। प्रमोशन के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी कि कोई दीवान होगा, बख्शी होगा, किसी के नाम को लाएगा और बोलेगा इसको प्रमोट किया जाए, 5,000 से 6,000 या 7,000 ही मनसबदारी दिया जाए। और इस पर चर्चा या एक तरह से कहिए यहाँ पे काम कौन करेंगे, सम्राट, या निर्णय कौन लेंगे, सम्राट ही लेंगे। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेषाधिकार था और वह किसी भी व्यक्ति को मनसबदार के रूप में नियुक्त कर देता। एक प्रक्रिया है यहाँ पे, जैसे कि अभी होता है ना कि एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम के माध्यम से ही आप कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या है ना आपका ये सब जो प्रशासनिक पद है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये प्रक्रिया तो था, लेकिन सम्राट जो है इस प्रक्रिया से बाहर निकल के जिसको वो चाहे मनसबदारी प्रदान कर सकता था। तो यही तो था राजशाही शासन, नहीं तो लोकतांत्रिक चलता। चलिए, चीन के समान यहाँ किसी लिखित परीक्षा की व्यवस्था नहीं थी। नियुक्त मनसबदारों का सर्वेक्षण करने पर पता चलता है कि अन्य की तुलना में कुछ समूहों को वरीयता दिया जाता था। जैसे अभी क्या होता है ना, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगर भेदभाव किया भी जा रहा है तो वो जो होता है आपका कुछ ना कुछ उसका आधार होता है, लेकिन यहाँ पे बिना किसी आधार के किसी के ऊपर भेदभाव किया, जैसे कि राजघराना परिवार को ज्यादा मनसबदार दिया जाता था या यहाँ के जो मुसलमान होते थे उसको कम दिया जाता होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे होता होगा। पहले से मनसबदार के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों के पुत्र और नजदीकी रिश्तेदारों को इस समूहों में थोड़ा सा क्या दिया जाता था, तरजीह दिया जाता था। तो अपने रिश्तेदार वाला जो पहले से मनसबदारी में काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा दिया जाता था, उनके परिवार के सदस्यों को। इस समूह को खानजादा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दूसरे राज्यों में बड़े पदों पर कार्यरत लोगों को, ऐसे लोगों में उज्बेक और सफी साम्राज्य और दक्कन राज्यों से आने वाले प्रमुख थे। इसमें ईरानी, तुरानी, है ना, फिर इराकी और खुरासानी शामिल थे। तो यहाँ पे बोलता है दूसरे राज्य के जो बड़े पद पे कार्यरत रह चुके थे उन सबको भी यहाँ पे क्या दिया जाता था, मनसबदारी व्यवस्था में उच्च पद दिया जाता था। या खानजादा परिवार से जो आते थे, यानी कि मुगल काल से या मुगल रिश्तेदार होते होंगे, या मुगल काल में जो अधिकारी काम कर रहे मनसब के रूप में, उनके जो है ना रिश्तेदार होते थे उनको खानजादा कहा जाता था। तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा क्या मिलता था, प्रेफरेंस मिलता था यहाँ मनसबदारी व्यवस्था में या नियुक्ति में या पदोन्नति में। अब चलिए इसका आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेना के रख रखाव और भुगतान। कहने का मतलब यहाँ पे सेना जो है ये मनसब के पास रहते थे, घुड़सवार रहते थे, तो इनका रख रखाव और भुगतान कैसे किया जाता था, वेतन कैसे दिया जाता था, वो दिया गया है। मनसबदारों को अपनी सेना का नियमित निरीक्षण और शारीरिक सत्यापन करना पड़ता था। कहने का मतलब है रेगुलर यहाँ पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता था कि जो व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वही व्यक्ति सेना में शामिल है, कोई दूसरा नहीं आ गया। यह कार्य मीर बख्शी का विभाग संपन्न करता था। सेना का जो हेड होता था इस तरह से वो जांचता था कि सेना में कहीं दूसरे लोग तो आ नहीं गए। इसके लिए दाग है ना वो चेहरा प्रणाली अपनाया गया था। तो इस तरह से जैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी था। जात पद के आधार पर वेतन निश्चित होता था, पर इसके बीच कोई गणितीय अनुपातिक संबंध नहीं था कि 4,000 का है, 4,000 का मान के लिए 200 रुपया मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि 8,000 में 400 मिलेगा। इसका कोई अनुपातिक नहीं था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपको दिया गया। नीचे दी गई तालिका में अकबर के शासनकाल में जात पद के लिए प्रति महीने वेतन का नमूना प्रस्तुत है। तो इसको आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एक आध अगर श्रेणी आपको याद हो गया तो ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे अकबर के काल में 1595-96 में 3 का श्रेणी में इसको बांटा गया था। पहला जिसमें जात और सवार दोनों बराबर होते थे, दूसरा में है ना जात जो होता था वो बड़ा होता था, तीसरा में भी जात बड़ा होता था। लेकिन सेकंड कैटेगरी वाला में हम देखे थे 50% या 50% से ज्यादा सवार होते थे, और थर्ड वाला में 50% से कम सवार होते थे। तो इसको थर्ड श्रेणी कहा जाता था। जैसे 7,000 पद है, 7,000 पद है, श्रेणी 1 को 45,000 रुपया मिलता था। इसके बारे में जानकारी नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिखे नहीं है। 5,000 वाला में 30,000 श्रेणी 1 को फर्स्ट कैटेगरी वाला को मिलता था, सेकंड कैटेगरी वाला को 29,000, और इस तरह से थर्ड श्रेणी वाला को 28,000। फिर 4,000 वाला को 22,000, 21,800, 21,600। तो इस तरह से कोई अनुपात यहाँ पे फिक्स नहीं है कि इतना अनुपात में दिया जाएगा। आपको एक आध दो अगर याद होता है तो यहाँ पे देख लीजिए, याद करने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं तो सैंपल है ना सीधे सीधे में लिख दीजिएगा कि जो वेतन दिया जा रहा था उसका कोई आनुपातिक है ना मनसबदारी का जो संख्या था और वेतन जो था उसमें कोई आनुपातिक रिलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मासिक वेतन के बारे में कहा जाता था, आमतौर पर मनसबदारों को राजस्व आवंटन जागीर के जरिए भुगतान किया जाता था। अब देखिए पैसा देना है तो या तो वो कैश दे सकता है, और नहीं तो कैश के बदले एक जमीन का क्या दे देगा, टुकड़ा देगा। उस जमीन के टुकड़ा से जो भी टैक्स आता होगा वो जो है मनसब वहीं से पैसा क्या करेगा, अपना
कलेक्ट करेगा, तो इस तरह से उसको एक तरह से वेतन मिल जाएगा। इन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक वर्ष में जागीर की वास्तविक राजस्व वसूली, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा था कि जमीन दे दे, लेकिन उस जमीन से कितना पैसा आएगा नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए आपको 100 रुपया वेतन देना है, अब उस जमीन को हम दिया और पता चल रहा है 1000 रुपया वहां से इनकम हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना कि आपको देना था 100 रुपया, लेकिन ऐसा भूमि हमको दे दिए जिससे आपको 1000 का इनकम हो रहा है। या मान चलिए है ना, आपको देना था 100 रुपया, अब ऐसा भूमि दे दिए जिससे आपको 10 रुपया का ही इनकम हो रहा है, तो ना तो है ना कभी इसका फायदा होता था, कभी इसका नुकसान हो जाता था। इसीलिए यहाँ पे ये जानकारी होना बहुत जरूरी होता था कि कहां से प्रति वर्ष कितना राजस्व आता है, तब आप किसी को जागीर जो है अच्छी तरीके से सौंप सकते हैं या दे सकते थे। अनुमानित आय जमा या जमाबंदी से हमेशा कम होती थी, तो इस तरह से उम्मीद था कि यहाँ पे हमको ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे आता कम था। उदाहरण के लिए अगर जागीर के वास्तविक आय जमा आदि होती थी तो इसे सस माह 6 माही कहते थे। अगर आय 1/4 होती थी इसे सिमाहा या तिमाही माना जाता था। अब यहाँ पे मनसबदारी से ही संबंधित एक पद आ गया, या मनसबदार पढ़ते पढ़ते एक पद आ गया जागीरदार या जागीर पद आ गया। जैसे बोला ना कि जो भी मनसब होता था उसको वेतन देने के लिए एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, उसको जागीर कहलाते थे, और वो जागीर के जो संरक्षक होते थे वो जागीरदार कहलाते थे। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में प्रदान किए गए राजस्व आवंटन को एकता और इसके प्राप्तकर्ता को इक्तादार कहा जाता था। तो ये दिल्ली सल्तनत का बारे में बताया। अब मुगल में क्या है उसको यहाँ पे बताया जाएगा। मुगल सम्राटों ने भी यही व्यवस्था अपनाई। नगद वेतन के साथ साथ स्थान पर यहाँ पे भू राजस्व आवंटन प्रदान किए गए, यानी कि जो कैश पैसा था, कैश पैसा ना देके यहाँ पे भूमि क्या कर दिया गया, आवंटित कर दिया गया। आमतौर पर आवंटित क्षेत्र को क्या कहते थे, जागीरदार, और इसके प्राप्तकर्ता को जागीरदार कहा जाता था। तो इस तरह से आप समझिए कि कोई डीसी है, डीसी को वेतन ना देके एक जागीर दे दिया गया, और इस डीसी का दूसरा नाम जो होता था अपना एक जागीर भी होता था, है ना, जहां जिस क्षेत्र का है ना होता था उस क्षेत्र का वो जागीरदार कहलाता था। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको देखने को मिल रहा है। आरंभिक चरण में अपनी जीत के बाद बाबर ने भूतपूर्व अफगान सरदारों को पुनः स्थापित किया तथा जीते गए क्षेत्र का लगभग 1/3 से ज्यादा हिस्सा उन्हें आवंटित किया। इस प्रकार कार्यभार को आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि सीधे सीधे अफगान सरदारों को पुनः स्थापित करता है कौन, बाबर, और बोलता है जो भी जीता गया क्षेत्र था उसका 1/3 से ज्यादा क्षेत्र को उन्हीं अफगानों को क्या कर देता है, आवंटित कर देता है। कहने का मतलब जो पहले से अफगान थे, आपको पता है कि यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो था वो अफगानी था, तो इस तरह से यहाँ पे वजह के रूप में दे देता है, या प्राप्तकर्ता को वजहदार के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब है वो इस क्षेत्र को जीता और पुरस्कार स्वरूप यहाँ के अफगान को ही दे दिया और बोला कि तुम मेरा अधीनता स्वीकार करते हुए यहाँ पे शासन करो, और इस तरह से उसको वजहदार बोला गया। तो शुरुआत में बोला गया था ना कि वजहदार जो है मनसबदार के जैसा ही थोड़ा बहुत था, तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है, ज्यादा डिफरेंस हमको शुरुआत में ही बोले ज्यादा जानना नहीं है। क्षेत्र के कुल राजस्व का एक हिस्सा वजह के रूप में आवंटित कर दिया था, मतलब जितना भी बड़ा क्षेत्र था बाबर के अधीन उसका 1/3 क्षेत्र तो वजहदार को ही दे दिया गया था। शेष राजस्व को खालसा का हिस्सा माना जाता था, यानी कि वहां से डायरेक्ट कहां पे है ना टैक्स आता था, तो केंद्र सरकार को आता था, यानी कि मुगल बादशाह को आता था। जमींदारों को अपने ही इलाके में पुनः स्थापित किया गया, पर जीते गए अन्य इलाकों में बाबर ने हाकिम राज्यपाल की नियुक्ति की गई। तो जमींदार था उसको बोला गया तुम वही का जमींदारी करते रहो, बस हमको पैसा टाइम टू टाइम क्या करते रहना, पहुंचाते रहना, क्योंकि जमींदार था उसको बेदखल कीजिएगा तो हो सकता है परेशानी ज्यादा होगा। तो सीधा बोला कि तुम मेरा अधीनता स्वीकार कर लो, और जहां का तुम जमींदार है वहां का ही जमींदारी पद को तुम धारण किए हुए रहो, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और कोई जीता गया अन्य कुछ इलाका यहाँ पे था तो उसको कोई हाकिम या राज्यपाल बोला जाता था, उसके अधीन दे दिया गया। तो इस तरह से जहां जमींदार थे तो वहां पे उसी जमींदार को काम सौंप दिया गया, जहां जमींदार नहीं थे वहां पे राज्यपाल का नियुक्ति किया गया। हुमायूं के शासनकाल में भी यह प्रथा जो थी वो कायम थी। अब जागीर व्यवस्था का संगठन, अकबर के शासनकाल में सभी क्षेत्र को मोटे तौर पे विभक्त किया गया था। इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, संगठन बोलते हैं ना कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बड़ा संस्था होता है तो उसका एक संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज था उसको बताया जा रहा था। तो बोला जाता था खालसा, इसका राजस्व राजकीय कोष में जाता था। अभी आपको बताया गया खालसा है सीधे सीधे मुगल है ना सम्राट का ये जमीन होता था, और यहाँ से जो भी टैक्स आता था मुगल है ना जो राजकोषीय एक तरह से कर सकते हैं कोष था, राजकीय कोष था, वहां पे जाता था। जागीर में नगद वेतन के बदले जागीर को प्रदान की जाती थी। तो इस तरह से अभी हम लोग तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ मनसबदारों को नगद वेतन मिलता था और उन्हें नकदी के रूप में जाना जाता था। तो अगर मनसबदार को नगद वेतन दे दिया जाता था तो नकदी, और जागीर दे दिया जाता था जागीरदार के नाम से हम लोग उसको जानते थे। कुछ को जागीर और नगद दोनों के रूप में भुगतान किया जाता था। तो कुछ ऐसा भी था कि कुछ हिस्सा जो है मान चलिए आधा पैसा आपको कैश में दे दिया गया, आधा पैसा जमीन का एक टुकड़ा दे दिया गया, वहां से आप जागीर व्यवस्था से या जागीर जो मिलेगा वहां से आप क्या कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट करके पैसा अपना ले सकते हैं।
प्रशासनिक कारणों से जागीरदारों का एक जागीर से दूसरे जागीर में हस्तांतरण होते रहता था। अगर एक जागीरदार को आप एक ही जगह छोड़ दीजिएगा तो वो अपना प्रभुत्व जमा लेगा और कहीं ना कहीं मुगल बादशाह को हो सकता है वो चैलेंज कर सकता है। इसीलिए टाइम टू टाइम इसका क्या करते रहते थे, यहाँ पे ट्रांसफर करते रहते थे, हस्तांतरण करते रहते थे। इन हस्तांतरणों से जागीरदारों के स्थानीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने और जड़ जमाने के प्रयास का नियंत्रण रखा जाता था। तो राजा कभी नहीं चाहता था कि कोई एक छोटा सा सामंत को भी बहुत ज्यादा पावर दे दिया जाए और वो अपना है ना पावर को बढ़ाते हुए कहीं मुगल सत्ता को ही क्या कर दे, चुनौती ना दे दे। ये चीज को ध्यान में रखा जाता था। इसलिए जितने भी जागीरदार होते थे टाइम टू टाइम मोटा मोटी हमको लगता है 3 साल में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता था। इसके साथ साथ इस प्रथा से एक घाटा यह हुआ कि अपने इलाके के विकास के लिए जागीरदार की कोई दीर्घकालिक योजना बनाने में रुचि नहीं। अब उनको जानता ही है कि या उनको पता ही है कि 3 साल में हम यहाँ से या 2 साल में जो भी फिक्स टाइम है उसमें तो हमको यहाँ से जाना है, तो फिर वहां का डेवलपमेंट का काम क्यों करेगा। अगर लंबा समय तक रहता तो उसको लगता कि हम यहाँ डेवलपमेंट का काम करेंगे तो इनकम ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन 3 साल बाद अगर दूसरे जगह जाना ही है तो हम यहाँ डेवलपमेंट का काम करें तो करे क्यों, है ना। इससे हमको कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसीलिए यहाँ पे बोलता है दीर्घकालिक योजना बनाने में वो लोग रुचि न लेते थे। तात्कालिक जो बनता था जिससे फायदा हो सकता था उसमें वो ध्यान देते थे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करना ही उनका उद्देश्य होता था। तो जितना दिन रहो उतना दिन लूट खसोट के अपना राजस्व भरते जाओ, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। दीर्घकालिक कोई योजना वो लोग बना के चलते नहीं थे। अब जागीरदारों के 4 प्रकार के राजस्व आवंटित होते थे। ये जागीरदार जो है उनको 4 प्रकार का राजस्व जो है वो आवंटित होता था। वो चीज यहाँ पे दिया है जिसको है ना सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो कहता है जागीरें तनख्वाह वेतन के रूप में दी गई थी। हर 3-4 साल में इसका क्या होता था, हस्तांतरण होता था। दूसरा मसरूत जागीर, सशर्त दी गई जागीर, यानी कि पहला वाला में वेतन दे दिया, दूसरा वाला में कोई एक शर्त है ना के साथ उस जमीन को दिया होगा। कोई भी शर्त यहाँ पे बहुत सारा है ना उस समय अपना अपना शर्त रखता था, जो भी शर्त रखा होगा उस शर्त के अथी से दिया गया। इनाम जागीर, पद या कार्य को है ना रैक जागीर, नामी है इनाम जागीर, आपसे कुछ खुश हो गया, सम्राट खुश हो गए तो आपको कुछ भूमि दे दिए तो आप है ना इस तरह से वहां के इनाम जागीर कहलाए। वतन जागीर, जमींदार और स्वायत्त शासकों को जब उनके अपने ही क्षेत्र में जागीर के रूप में दिया जाता था उसको यहाँ पे वतन जागीर कहते थे। कहने का मतलब यहाँ पे हम जो है कहीं पे मानिए चलिए यहाँ पे एक इलाका है, नगरी गांव है, मानिए चलिए वहां के जागीर है। अब यहाँ पे मुगल बादशाह आता है, यहाँ पे यहाँ के जो जमींदार है उसको पराजित करेगा। तो पराजित करने के बाद वो क्या करेगा, हमको यहाँ का ही जागीरदार नियुक्त कर देगा और उसके बाद यहाँ पे कहेगा तुम मेरे अधीनता में रहते हुए काम करो। तो हम जो होंगे यहाँ पे वतन जागीर कहलाएंगे। तो कहने का मतलब है जो उसका इलाका था, जमींदार का जो मूल इलाका था, अगर वहीं का ही आप जागीर बना दीजिएगा तो उसका वतन जागीर कहलाएगा, है ना। चलिए, आनुवंशिक और अस्थानांतरणीय होती थी, यानी कि यहाँ पे जमींदार हस्तांतरण नहीं किया जाए। बोला गया ना अगर हम नगरी गांव के तो यहाँ पे मूलवासी है तो यहाँ पे हमको हमेशा के लिए रहने दिया जाएगा, यहाँ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें। कभी कभी वतन जागीर को कुछ समय के लिए खालसा में परिवर्तित कर दिया जाता था। तो ठीक है, खालसा भूमि यानी डायरेक्ट वहां से जो पैसा जा रहा है वो कहाँ पे जाएगा, तो मुगल राजकोष में सीधे सीधे जाएगा। ऐसा यहाँ पे कुछ समय के लिए किया जाता था, हमेशा के लिए नहीं, ऐसा देखना। जागीरों का प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे किया जाता था। जागीर को राजकीय नियमों के अनुरूप केवल प्राधिकृत राजस्व माल वाजिब वसूलने का ही अधिकार था, यानी कि वो जो है ज्यादा लिमिट में पैसा वसूल नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यहाँ पे सीधा सीधा कहा जा रहा था आपको जितना आना वसूलने के लिए, धन या राजस्व वसूलने के लिए बोला गया उतना ही वसूलना है, उससे ज्यादा वसूलना नहीं है। वह अपने आमिल या अमल गुजार, फतेदार, कोषाध्यक्ष जैसे पदाधिकारियों कारकुनों की नियुक्ति करता था जो उनके लिए काम कर देते थे। याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा नाम अगर याद हो जाए, आमिल है, फोतेदार है और यहाँ पे है ना कारकुनों है। ये 2-3 अधिकारी होते थे जो कि इन जागीरदारों को राजस्व वसूल करने में सहायता करते थे। सूबा के दीवान से आशा की जाती थी कि वह जागीरदार के शोषण के किसानों की रक्षा करे। तो इस तरह से यहाँ पे एक ना दीवान होता था, सूबा का जो भी ना दीवान होता था, तो वो दीवान का यह फर्ज होता था कि जो भी जागीरदार है अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा शोषण ना करे, क्योंकि उनका लक्ष्य होता था जितना टाइम रहने के लिए मिला है 2 साल 3 साल, उतना दिन तक भरपूर यहाँ पे क्या किया जाए, लूट खसोट मचाया जाए और धन को जमा किया जाए। तो इतना ज्यादा भी शोषण किसानों के ऊपर ना हो, इसके लिए जो सूबा का दीवान होता था वो थोड़ा बहुत देखरेख करते रहता था कि बहुत ज्यादा अत्याचार भी ना किया जाए, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे एनसीईआरटी का कुछ दिया गया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिखेगा, ये पढ़ेंगे भी तो भी, है ना। यहाँ पे जो आपको बताया गया लगभग मोटा मोटी वही चीज है ना। तो इसीलिए इसमें ज्यादा हम लोग यहाँ पे जाते नहीं, सीधे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर में क्या यहाँ पे है ना पूछा गया। तो देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसका आंसर जो हम लिखे हैं सैंपल आंसर वो आपको पढ़ देंगे।
बोलता है अकबर की मनसब तथा जागीर प्रथा तथा 18वीं शताब्दी में उनकी विफलता का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे अकबर का मनसब और जागीर जो प्रथा है 18वीं शताब्दी में उसकी विफलता और मूल्यांकन है ना, विफलता का मूल्यांकन कीजिए। मतलब यहाँ पे जागीरदारी और मनसबदारी के बारे में ज्यादा डिटेल आपको नहीं बताना है, यहाँ पे सीधे सीधे बताना है कि आखिर वो विफल क्यों हुआ। तो ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ज्यादा लंबा लिखना था नहीं ये, है ना, इसीलिए ये जो है आंसर छोटा होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर जेपीएससी में पूछा जाएगा तो अगर 40 मार्क्स में पूछा गया तो केवल असफलता लिखिएगा तो आपका है ना वर्ड लिमिट जो है वो कम ही रह जाएगा, या आपको पूरा लगेगा कि इतना में से काम नहीं चलेगा। तो आप थोड़ा सा मनसबदारी क्या था, जागीरदारी क्या था, पृष्ठभूमि के नाम पे इसको डिटेल में लिख सकते हैं, और उसके बाद 18वीं शताब्दी में कैसे असफल हुआ जो कि यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा उसको आप लिख दीजिएगा, तो आंसर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ। अकबर की मनसब तथा जागीरदारी प्रथा का मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के आधार था, यानी कि मुगल प्रशासन जो मजबूत हुआ, कंसोलिडेट हुआ, उसका मुख्य जो बेस था वो बेस ही कौन था, आपका मनसबदारी व्यवस्था था। कहने का मतलब ये आधार था, अगर ये हिल जाता तो पूरा मुगल साम्राज्य ही हिल जाता, जिसकी विफलता ने इतने बड़े साम्राज्य का विघटन को अंजाम से पहुंचा दिया। तो बोलते हैं ना बिल्डिंग का पिलर, अगर पिलर अगर हिल गया तो पूरा बिल्डिंग ही क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। तो वही हुआ 18वीं शताब्दी में, जब ये विफल हो जाता है तो मुगल साम्राज्य ही पूरी तरह से क्या होने लग जाता है, ढहने लग जाता है। मनसबदारी प्रथा को मुगल प्रशासन का इस्पाती ढांचा करार किया गया। तो कहने का मतलब है इस्पाती ढांचा, मजबूत स्टील का ये ढांचा था जो कि ढहने वाला था कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत अकबर ने अपने सिविल अधिकारी तथा सैन्य अधिकारी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया था। तो अभी हम बोले थे कि मनसबदारी जो पद दिया जाता था, मनसब दिया जाता था, वो किसको दिया जाता था, या तो सेना को दिया जाता था या नागरिक अधिकारी जो होते थे उनको दिया जाता था। तो दोनों के बीच एक कनेक्शन बनाने के लिए या दोनों के बीच बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए मनसबदारी पद दिया जाता था। मनसबदारी पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी का पद जोड़े अंक में व्यक्त किया जाता था, जिसको जात या सवार कहते थे। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो फिर इसमें अभी जाना नहीं है। बोलता है तनख्वाह जागीर हस्तांतरण तथा जब्ती वतन जागीर अहस्तांतरणीय एवं अनुवांशिक होती थी। तो देखिए यहाँ पे तनख्वाह जागीर हस्तांतरणीय, तनख्वाह जो होता था वो हस्तांतरणीय होता था। अगर तनख्वाह के रूप में, वेतन के रूप में आपको मिला है तो वो क्या होता था, ट्रांसफर होता था। 3 से 4 साल में क्या होता था, ट्रांसफर, जो कि अभी हम लोग देखे। दूसरा बोलता है जबकि वतन जागीर जो होता था, वतन जागीर अभी आपको बताया गया, वतन जागीर किसको बोलते थे, आप कहीं के जमींदार हैं, वहां मुगल प्रशासन के या मुगल अधिकारी आपके ऊपर आक्रमण किए, आपको पराजित किए, बाद में आपको वहीं के आपके ही गांव के अगर जागीर दे दिया जाता है तो आप वतन जागीर कहलाते हैं। तो यहाँ आनुवांशिक था, अहस्तांतरणीय था, यानी कि वहां पे उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मूल गांव है ना, तो मूल गांव छोड़ के वो कहां जाएगा। तो इस तरह से ये आनुवांशिक होता था, यानी जमींदार का बेटा ही जमींदार बनने वाला था, या है ना जागीरदार बनने वाला था। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसब प्रथा तथा जागीर प्रथा 18वीं शताब्दी के आरंभ तक सफलतापूर्वक अपना काम करता रहा, किंतु उसके कुछ वर्षों बाद विफलता का दौर शुरू हो गया। तो यहाँ पे बोलता है 18वीं शताब्दी के आरंभ तक, यानी 1700 हम कह सकते हैं औरंगजेब के मृत्यु तक, 18वीं शताब्दी कहने का मतलब 1707 औरंगजेब का मृत्यु होता है, तो वहां पे हम कह सकते हैं वहां तक, जब तक औरंगजेब जिंदा रहेगा तब तक ये जो व्यवस्था है वो ठीक से चलेगा। लेकिन जैसे औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, मनसबदारी व्यवस्था ढह जाता है और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य भी ढहने लग जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला है, जो मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई, इसकी विफलता उसके गठन में मौजूद थी, जिसने समय मिलते ही अपना रूप जो है धारण कर लिया। तो बोलता है कि ये जो विफलता हुआ वो कहाँ था मौजूद, तो बोलता है इसका जो बनावट था, जो संगठन था, वही विफलता का कारण मौजूद था। लेकिन उतना दिन तक एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, इसलिए वो कारण बहुत बड़ा हुआ नहीं और वो टूटा नहीं। लेकिन जैसे समय मिलता है वो कारण बहुत बड़ा हो जाता है और वो जो है अपना उग्र रूप धारण करके टूट जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बस समझिए कि जो बनावट था ना, बनावट में ही कुछ कमी रह गया था, लेकिन वो कमी उजागर नहीं हुआ क्योंकि शक्तिशाली राजा थे। जैसे कमजोर राजा होंगे वो जो कमी है उजागर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि घर बना लिए, है ना, छोटा सा भूकंप आया, है ना, तो उसका कमी तो जनरल टाइम में पता नहीं चलेगा, छोटा सा भूकंप आया तो कमी पता चल गया, अचानक ढह गया, तो भूकंप रोधी भवन नहीं बनाया गया था। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया। मनसब थोड़ा सा, है ना, एक तरह से कहिए दुर्घटना कुछ हो गया तो उसका कमजोरी पता चल जाता है। मनसबदारों को रेजिमेंट में विभाजित किए बिना विभिन्न ग्रेडों में विभाजित कर दिया गया था। बोलता है उनको रेजिमेंट में नहीं बांटा गया था, उनको अलग अलग ग्रेडों में बांटा गया था, जिससे उनके बीच सही तालमेल हमेशा अभाव रहता था। कुल मिला के आप समझिए कि जो विभाजन था उसमें ही कमी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन था, जो तालमेल था, उसका अभाव वहां पे देखने को मिलता है। छोटे मनसबदार का बड़े मनसबदारों के प्रति, बादशाहों के प्रति आपस में उत्तरदायित्व का अभाव था, यानी
छोटे मनसबदार जो है बड़े मनसबदार के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते थे या उनका अभाव होता था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे उत्तरदायित्व बहुत कम लेते थे। फिर इतनी बड़ी संख्या में मनसबदारों की नियुक्ति एवं इतना अधिक वेतन जो उस समय शाही राजस्व का लगभग 3/4 वेतन पर खर्च होता था, एक बड़ी समस्या को जन्म दे चुके थे। मनसबदारों का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इससे राजस्व का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बोला जाता है 3/4 यानी 75% वेतन राजस्व तो इसी में खर्च हो जाता था, यानी मनसबों को ही पैसा दे देते थे, खत्म हो जाता था। तो राजस्व व्यवस्था में भी या राजस्व में भी ये बहुत बोझ बनेगा। जागीर मनसबदारी पद्धति के अंतर विरोध सबसे अधिक प्रशासनिक क्षेत्र में उजागर हुआ। तो यहाँ पे अंतर विरोध जो है वो और एक क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में इस पद्धति के माध्यम से नौकरशाही को ग्रामीण कुलीनों और मध्यस्थों पर आरोपित कर दिया गया। तो यहाँ पे बोलता है इन नौकरशाहों को ग्रामीण कुलीनों और मध्यस्थों पर क्या कर दिया गया, आरोपित कर दिया गया, यानी उनको दे दिया गया। परंतु आगे चलकर राज्य, जागीरदार एवं किसान के हित आपस में टकराने लगे। तो इस तरह से जागीरदार और किसान का हित आपस में टकराने लग गया, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। इसने जागीरदारी संकट को जन्म दिया। मनसबदारी पद्धति की स्थापना के आरंभिक काल से ही जमादारी और हासिलदारी के बीच अंतर पड़ने की समस्या थी। निर्धारित आय और हासिल आय बहुत कम क्षेत्रों में ही बराबर होता था। मतलब अभी बताया गया ना कि जितना टारगेट रखते थे उतना पैसा आपको मिलता नहीं था। आप 100 का टारगेट रखें आपको 50 मिलता था। तो ये जो डिफरेंस था ना वो भी बहुत बड़ा समस्या उभार के लाता। इसको लेकर राज्य के दरबार में जागीर क्षेत्र के लिए षड्यंत्र और गुटबंदी शुरू हो गई कि हमको वो जागीर दे दो, ये जागीर दे दो, है ना। तो इस तरह से ये गुटबाजी शुरुआत होता है। फिर कालांतर में मनसबदारों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई, किंतु उस अनुपात में जागीरों की संख्या में वृद्धि नहीं हुआ। मनसबदार यानी मनसब जो है वो पद तो बढ़ते गया, लेकिन जागीरों का संख्या जो है बढ़ नहीं पाया, जिससे जागीर के बंटवारे की समस्या उत्पन्न हुई कि एक जागीर, मान चलिए यहाँ पे 10 व्यक्ति आ गया, पहले 5 एकड़ जमीन था तो और 5 व्यक्ति थे तो सबको पांचों को 1-1 एकड़ जमीन दे दिया। अब यहाँ पे 10 व्यक्ति आ गया तो अब क्या किया जाएगा, जो 5 एकड़ जमीन था उसको फिर से दो हिस्सा में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा अव्यवस्था यहाँ पे होगा, बस वही चीज बोला गया। तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई मनसबदारों की संख्या से राज्य का खर्च भी बढ़ रहा था। इसकी पूर्ति के लिए अच्छी उपज देने वाली भूमि खालिसा भूमि के लिए सुरक्षित रखी जाने लगी। तो इस तरह से जहां से भी अच्छा उपजाऊ हो रहा था, उपजाऊ जमीन था, उसको खालसा भूमि में रख लिया गया और खालसा भूमि से जो भी टैक्स आता था सीधे यहाँ पे मुगल राजकोष में जाता था। तो इस तरह से यहाँ पे जमीन जो है वो छीना जा रहा था आम लोगों से। इससे जागीर कम पड़ने लगी, है ना। अब मान चले किसी को खालसा भूमि में परिवर्तित कीजिएगा तो कहीं से तो उसको लाइएगा ना, तो वो जागीर भूमि होगा। तो जागीर भूमि से अगर खालसा भूमि चेंज कर दीजिएगा तो जागीर तो ऑलरेडी एक तो कम होते जा रहा है क्योंकि यहाँ मनसब का संख्या बढ़ते जा रहा है, और जागीर को आप खालसा भूमि में भी चेंज कर दीजिएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे जागीर का थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्राइसिस होगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को जन्म देता है। तो इस तरह से यहाँ पे बोला कि राजकोष में वृद्धि करना है तो हमको जागीर वाला भूमि को क्या बना देना है, खालसा। तो इससे क्या हो जाएगा, राजकोष का बढ़ जाएगा, लेकिन जागीरों का संख्या कम हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं दूसरे जगह इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो एक समस्या को आप दूर कीजिएगा और उस समस्या को दूर करने की जगह दूसरा समस्या क्या हो जाता है, उभर के आ जाता है। अंततोगत्वा 18वीं सदी के आरंभ में अकबर द्वारा शुरू की गई मनसब तथा जागीर प्रथा विफल हो गई, एक संकट का रूप में धारण कर ली जो मुगल साम्राज्य को ली लिया। इस तरह से मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक तरह से कहिए मुगल काल का जो प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था था मनसबदारी और जागीरदारी, वो हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब नेक्स्ट में हम लोग अकबर का जो धार्मिक नीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इस तरह से हम प्रयास करते हैं कि 2 से 3 वीडियो में मुगल को कम से कम खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद मराठा होगा उसको भी 1-2 वीडियो में खत्म कर देंगे। तो जितना जल्द होगा हम प्रयास कर रहे हैं समाप्त कर दिया जाए। एग्जाम तो काफी करीब आ चुका है, पैनिक तो ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, मेरा भी कुछ मजबूरी है। उम्मीद करते हैं आप ये चीज को समझ भी रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।